एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। इसमें आज के हमारे खास मेहमान हैं अर्पित मुदगल जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच से हैं। आइए इनसे आज हम आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं इनके साथ हमारे मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे की खास मुलाकात में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अर्पित मुदगल जी हैं, जो कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं युवा विभाग के। बहुत बहुत स्वागत है मुदगल जी आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी। मुदगल जी, जैसा कि हमको बताया गया है कि आपका जो मंच है उसके 4 मुख्य बिंदु हैं। एक तो तिब्बत की आज़ादी, दूसरा कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तीसरा हिमालय की रक्षा और भारत की सुरक्षा। ये 4 मुद्दों को लेकर आपका संघ काम करता है जी। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें तिब्बत की आज़ादी की। तो जैसा कि हम सभी को विदित है कि तिब्बत पर 65 में मेरे ख्याल से जो है जो पंचशील की संधि थी उसको ब्रेक करके चाइना की जो विस्तारवादी नीति थी उसके तहत उन्होंने अपने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ था। तो तिब्बत की आज़ादी के लिए आपके संगठन से क्या क्या मुख्य कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, हम तिब्बती भाइयों बहनों के लिए जी जन जागरण का काम करने में व्याप्त है जी। और हमारा संगठन 10 राष्ट्रों में लगातार काम कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का दबाव बने कि तिब्बत की आज़ादी होना चाहिए। ऐसे कौन से राष्ट्र जिनमें आपने ये मुद्दा उठाया है? ये हमारे अपने नेपाल है जी, और भूटान है जी, आपका बांग्लादेश है जी, हांगकांग है, और चाइना है, जापान है, मतलब जो तिब्बत से सटे हुए। हाँ, अमेरिका है जी, तो रूस है जी। तो इन सभी राष्ट्रों में हमने इस बात का प्रयास किया है कि यह वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो निरंतर अपने पड़ोसी राष्ट्रों को परेशान करता रहता है। वो किसी ना किसी ने बहाने कभी किसी की सीमा में घुस जाता है, कभी किसी की सीमा में घुस जाता है। तो हम लोग मिलकर इस बात का विरोध जताते हैं कि अगर चीन की विस्तारवादी नीति बंद नहीं हुई तो हम चीन के खिलाफ कड़ा संदेश देने में पीछे नहीं हटने वाले जी। दूसरे मुद्दे की बात करें, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति। जैसा कि देखा गया है कि जब हमारे भारत से तिब्बत का कुछ हिस्सा जो है चाइना में चला गया तो उसके अंतर्गत हमारा जो है कैलाश पर्वत भी जो है वो आज चाइना में इंक्लूडेड है। तो उसकी मुक्ति के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? देखिए, अभी मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि जैसे मैं धन्यवाद दूंगा मोदी सरकार का कि उनके नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं जी, उन्होंने उत्तराखंड से माध्यम से कैलाश मानसरोवर तक सड़क बनाने का काम किया है जी, जिससे हमको अब चाइना के भरोसे नहीं रहेंगे। हम डायरेक्ट अपने भारत से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे जी। तो इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कैलाश मानसरोवर भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है, तो हिंदुओं की पवित्र आस्था का वो केंद्र है। इसके साथ जैन समुदाय है, बुद्ध समुदाय है, सिख समुदाय है, इनकी भी आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर जी, जो आज चाइना जबरदस्ती किए हुए है उसको अपने अधीनस्थ कब्जा करके रखा हुआ है जी। तो निश्चित रूप से चाइना की जो राक्षसी नीति है, इस कारण से जो पवित्र लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कैलाश मानसरोवर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उनके लिए भारत ने रास्ता खोलने का काम किया है और हम लोग देश भर में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं। और हमारी अगली कड़ी जो होगी वो हम 12 ज्योतिर्लिंगों पर से कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन की आवाज को प्रखर करेंगे। जैसा कि देखने को मिला है, अभी कुछ सालों पहले चाइना की विस्तारवादी नीति के तहत चाइना की जो सेना है वो फिंगर 8 तक लद्दाख में भारत में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन मोदी जी के कुशल कूटनीति कहेंगे हम, या फिर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो मोदी जी ने बनाया, दूसरा अपनी सेना को जो सशक्त किया है और वहां पे उनको डिप्लॉय किया है, उस वजह से कहीं ना कहीं चाइना 2-4 कदम पीछे हटा है। तो इसके लिए आप जो है क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, 2-4 कदम पीछे हटाने वाली बात नहीं है। एक समय सरकार जवाहरलाल नेहरू जी की हुआ करती थी, जिन्होंने अपने देश पे चाइना की सेना के माध्यम से कब्जा करवा दिया जी। आज 2024 की भारत की वो सरकार है जिसके खौफ के मारे चाइना को पीछे हटना पड़ा।
और चाइना वापस फिंगर 4 पे पहुंचा। तो ये कहीं ना कहीं आज मोदी जी ने सेना को सशक्त किया है, मजबूत किया है, यह उसका परिणाम है। आज हमारी सरकार ने मजबूती के साथ अपनी सेना पर भरोसा जताया है और सेना के समय समय पर सेना के साथ खड़े होकर मोदी जी काम करते हैं। तो इस कारण से अड़ोसी पड़ोसी जो राष्ट्र हैं जो हमारे विरोधी राष्ट्र हैं, विपक्षी राष्ट्र हैं, उनके अंदर भी भय व्याप्त है कि मोदी सरकार कोई भी कड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मोदी जी पर जो है चाइना के जो अगेंस्ट एक्शन लिया है उसके खिलाफ जो है नारेबाजी की गई, उन पर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब वो है क्या? नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए, राहुल गांधी जैसे एक कांग्रेस दल के बड़े नेता हैं जो परिपक्व हैं कि अपरिपक्व हैं ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन वो व्यक्ति चाइना में जाता है, चाइना का एजेंट बन जाता है जी। चाइना में जाके जो भारत की बुराई करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीति साफ नहीं है, उसका चाल चेहरा ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं भारत को डोमिनेट करने का काम करता है। कोई भी नेता अगर हमारे देश का है जो भारत के खिलाफ या भारत की आवाज के खिलाफ अगर बात करता है तो निश्चित रूप से वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। हम उसके नेतृत्व पे भारत की जनमानस कभी भी विश्वास नहीं जताएगी और इसी का कारण है कांग्रेस लगातार गड्ढे में डूबती जा रही है और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार और मोदी जी का नेतृत्व निखरता जा रहा है और हर बार सीटें बढ़ती जा रही हैं। और मेरा मानना है कि मोदी जी ने इसी प्रकार की नीतियां अपनाई नहीं, उनका चाल चेहरा साफ बना रहा तो मोदी जी 400 पार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो जैसे चाइना ने पहले जो भारत का काफी बड़ा हिस्सा जो है कब्जा कर लिया था, तो उसके लिए आप किसको, कांग्रेस पार्टी को दोषी मानते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की छद्म नीतियां, गलत नीतियों के कारण, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे कनेक्शन भी चाइना से जो है मिले हुए पाए गए। बाद में कुछ ऐसे सबूत आए कि चाइना मीडिया से उनका जुड़ाव रहा है। हमारे चैनल पे भी कई सारे ऐसे आए थे, प्रोग्राम हमने चलाया था जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारा साफ साफ कहना है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज भारत की यह दशा है, वरना यह दशा तो इस दशा पहले ही सुधर चुकी होती। आज चाइना और इंडिया एक बराबर की शक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज चाइना वर्ल्ड लेवल पर है और इंडिया कितना पीछे रह गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 10 साल में भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी से कमजोर नहीं है और हम 5 ट्रिलियन की उसमें आर्थिक व्यवस्था में जाने वाले हैं। और हमारा मानना यह है कि हमारी सेना जल, थल और नभ, आकाश की सेना, वायुसेना, तो सारी सेना इतनी मजबूत है जो किसी भी मोर्चे पर किसी भी विपक्षी देश को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, जैसा कि अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि श्रीलंका में जो है चाइना के जो शिप वगैरह गए थे उनको जो है प्रवेश नहीं करने दिया है और भारत की सबमरीन वगैरह है उनका स्वागत किया गया है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? यह भारत की एक शानदार कूटनीति है कि भारत ने अपना मान सम्मान तो विश्व पटल पर फहराई और अपने अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्र जो हैं उनको मित्रवत, उनको भाईचारे की, फैमिली परिवार की तरह उन्होंने संजो लिया, जिससे उनको यह भाव आता है कि भारत हमारा हितैषी है, तो वो भारत के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, तीसरा मुद्दा आपके संगठन का है हिमालय की रक्षा। तो इसके लिए क्या हम ये समझे कि हिमालय की सुरक्षा आज खतरे में है? बिल्कुल। चीन की विस्तारवादी नीति आपने देखा, चीन ने नेपाल के साथ संबंध बना लिए थे तो हिमालय की ओर बढ़ रहा था। आज अक्सर की तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर को भी लेने की आवश्यकता है जी। लास्ट आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की सुरक्षा, ये आपके संगठन का अंतिम बिंदु है, तो भारत की सुरक्षा के विषय में आप क्या कहेंगे कि मोदी जी के शासनकाल में उन्होंने जो सेना को सशक्त बनाया है, कई लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सेना भी सशक्त हो रही है क्योंकि आज हमारे पास राफेल है, राफेल जैसे आधुनिक विमान है, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर है, अपाचे वगैरह। तो कहीं ना कहीं जो जनता पे महंगाई की मार पड़ी है लेकिन सेना भी सशक्त हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत की सुरक्षा अंतिम मुद्दा नहीं है, भारत की सुरक्षा प्रथम मुद्दा है जी। अगर तिब्बत आजाद होता है तो हमारी सेना को दुश्मन देश के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अपने मित्र के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जब तिब्बत आजाद होगा तो हमारी सेना को जो आज परेशानी उठानी पड़ रही है वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि हमारी सेना सुकून से रहेगी और कैलाश मानसरोवर आजाद हो जाएगा। क्योंकि कैलाश मानसरोवर कब आजाद हो जाएगा? जब तिब्बत आजाद हो जाएगा, कैलाश मानसरोवर मुक्त हो जाएगा, हिमालय सुरक्षित हो जाएगा।
तो ये जब सारी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी तो भारत की सुरक्षा अपने आप बरकरार रहेगी। तो मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा प्रथम है, उसके अंदर ही सारे बिंदु समाये हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, तभी हमारा इस भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ बातचीत की, हमारे चैनल में आए। अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे जो देश के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा तो हमारे राष्ट्र के सुरक्षा कर्मियों के लिए सैल्यूट है, जो अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए झोंकते हैं, और उनके उनकी दम की वजह से ही आज भारत का एक एक नागरिक सुरक्षित महसूस करता है। तो हम सभी पूरे भारतवासी मिलके उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, और उनको हमारा सलाम। देखा आपने, ये थे हमारे साथ अर्पित मुदगल जी, जो कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष युवा विभाग के थे। अखंड आवाज न्यूज से मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे।